चावला। सीधी बात में आज बारी है वित्त मंत्री जसवंत सिंह की। अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए एक मन लुभावना बजट पेश किया है। क्या वो अपने इस बजट से भारतीय जनता पार्टी को जिता पाएंगे? आइए करते हैं फील गुड वित्त मंत्री जसवंत सिंह से ही सीधी बात। वित्त मंत्री जी, आपका सीधी बात में स्वागत है। जो चुनाव में आप जा रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी और आप प्रधानमंत्री ये फील गुड के नाम से जो वोट बटोरे जा रहे हैं, ये फील गुड है किस बला का नाम? जरा समझाइए। हमारे बला नहीं है। अगर आप फील गुड नहीं कर रहे हैं तो उसका अर्थ तो हुआ कि यू आर फीलिंग बैड। मुझे नहीं लगता फील गुड केवल एक वोट बटोरने का साधन है या किसी प्रकार की मिथ्या भ्रांति है। आज देश में एक वातावरण है, वह वातावरण उत्साह का है, आत्मविश्वास का है। उसमें उत्साह आत्मविश्वास के साथ साथ एक बहुत बड़ा एहसास है भारत को, समूचे भारत को। भारत फिर खड़ा हुआ है। उसका हिंदी में अनुवाद आते हैं कि भारत उदय जिसको कहा। जी नहीं, भारत उदय और इंडिया शाइनिंग अपने आप में एक दूसरा कार्यक्रम है जिसे हमने सितंबर से पहले शुरू किया था और उसके पीछे मकसद पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्योंकि अभी तक अन्य क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया गया है, पर समूचे रूप में अर्थव्यवस्था या वित्तीय उन्नति या प्रगति उसके बारे में नहीं पहुंचा। तो आपका कहना है इंडिया शाइनिंग और भारत जो ये प्रचार है जो आपने अच्छा काम किया उसका? जी, ये प्रचार भी नहीं है। मैं कहूँगा अपने आप में सूचना ज्यादा है, प्रचार कम है। हमारा अच्छा काम का नहीं है, उसमें कई मंत्रालय हैं। ये सूचना अगर है तो फील गुड तो उससे जुड़ा हुआ होगा। नहीं, उससे नहीं, उससे कहीं अच्छे काम आपकी सरकार ने किए उसको फील करके आप कहते हैं कि फील गुड। जी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत फील कर रहा है। अब हमारे प्रतिपक्षी कहते हैं हम तो नहीं अच्छा फील कर रहे। तो मैंने सदन में भी कहा कि अगर आपको तकलीफ है तो उसका इलाज तो कुछ और है। आप एक बात और भी कही थी, मुंगेरी लाल को ढूंढ रहे हैं आप, उसके सपने पूरे हो गए हैं, उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं आप। जी, मैं नहीं ढूंढ रहा था। देखिए, मुंगेरी लाल जी के नाम से जो अटल जी ने कहा था उसकी खिल्ली उठाई गई थी। तब से हमको लगा कि ये वैसे मुंगेरी लाल एक मेंबर थे पार्लियामेंट के। अभी नहीं, कभी नहीं है, कभी किसी जमाने में तो किसी स्वर्गीय का तो नाम रख लिया जाए। तो आपको लगता है फील गुड फैक्टर में मुंगेरी लाल जो भी काल्पनिक है? नहीं, काल्पनिक नहीं, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। जब ये हुआ कि साहब ये तो एक मखौलिया बात है, मुंगेरी लाल जी के सुनहरे सपने, जब वास्तव में 8% से ऊपर जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ गई, तो स्वाभाविक था कि हम भी अपनी बात कहेंगे। अब हमको तो मुंगेरी लाल जी मिले नहीं, आप तलाश कर लीजिए स्पीकर साहब और उनको इत्तला कर दीजिए, उनके सुनहरे सपने पूरे हुए। नहीं, आपने ठीक कहा 8% जीडीपी बढ़ रही है। आपको लगता नहीं कि आपके 6 साल के प्रशासन में गरीबी की रेखा से कितने लोग ऊपर उठ गए हैं? जी हाँ, उठे हैं। ये आंकड़े अभी भी, जब ये काम, ये जिम्मेदारी हमको मिली तो प्रतिशत करीब 36 था, आज वो 26 से कम हो गया है। 10% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये कम उपलब्धि नहीं है। दूसरा, हमारे मन में, पेट में, तन में, हृदय में पीड़ा भी है और उस पीड़ा को क्रियान किसी रूप में, ठोस रूप में काम करके उसका नतीजा निकालने का भी। जो आपने कहा गरीब के पेट में दाना और गृहिणी के बटुए में, या जो भी बटुआ, उसका मतलब बटुआ ही है, बटुए में आना। तो आप जो पुरानी भाषा जो आना है वो डॉलर आजकल कह सकते हैं, उसको आने तक ही रह गया ना गरीब गृहिणी। देखिए, अपने आप में मुहावरा अपने स्थान पर है। मुहावरों से आप रेज़ की गिनती नहीं करते। आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे, मुहावरे को यूज करके आप पॉलिटिकल मुहावरा दे रहे थे। जी नहीं, नारा दे रहे थे, जैसे गरीबी हटाओ एक नारा था, आपने ये नारा दिया। जब हमें ये काम और जिम्मेदारी मिली थी तो मुझे आप ही की बिरादरी में से किसी ने पूछा था आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। मैं अर्थशास्त्री हूं नहीं, तो इसलिए आप जैसे विद्वानों की भाषा में तो मैं दे नहीं सकता, इसलिए हमने अपनी भाषा में कहा था कि गरीब की पेट में दाना और गृहिणी की टुकिया में आना।
आने का अर्थ रिज़्की ज्यादा से पैसे देंगे आप उनके और आना चाहिए। लोगों की जेब में आना दाना दाना पड़ेगा। देखिए ये बहुत अहम बात है। दाना आहार से जुड़ा हुआ है, स्वस्थ शरीर होगा, उस स्वस्थ शरीर में विद्या शिक्षा का बीज पड़े, द सैप ऑफ लाइफ बिगिंस। ये सब जसवंत जी लगता बड़ा अच्छा, बड़ा फैंसी लगता है, नहीं, ये पर हो रहा प्राइमरी है। एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी हेल्थ के ऊपर पिछले साल के अंदर बहुत कम खर्च हुआ। जी नहीं, इस साल सर्व शिक्षा अभियान में 3,000 करोड़ से ऊपर खर्च है। जीडीपी का कितना परसेंट है एजुकेशन? जीडीपी में और भी प्राथमिकताएं हैं और एजुकेशन और हेल्थ, आपने ठीक कहा कि एजुकेशन हेल्थ जो हमारी जिम्मेवारी है उसमें जीडीपी के ऊपर कितना खर्चा है? ये लगता है कि आपने घोषणाएं तो बहुत की। नहीं, आप फिर आप वहीं फिसल रहे हैं जहां प्रतिपक्षी अक्सर फिसलते हैं। तो प्रतिपक्षी में तो नहीं हूं मैं, जब होऊंगा तो मैं ऐसी बात करूंगा। आपने कहा जीडीपी में से कितना खर्च करते हो? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सन 56 से लेके आज 2004 हो गया, केवल एक अस्पताल खड़ा हुआ था। कितने साल हो गए? 46-50 साल। सुषमा जी को जब ये स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, वो मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा था मैं एक सपना देख रही हूं, मैं उसे वो खैर नहीं, आपने 5 और सैंक्शन कर दिया था। सैंक्शन नहीं, उनकी नींवें रखवा दी, खड़ी होंगी। पर वित्त मंत्री जी, उन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में क्या होता है, कितने एमपी जाते हैं, कितने मिनिस्टर जाते हैं, इसके ऊपर भी काफी कुछ छपा है। इसके ऊपर मैं चर्चा दोबारा से करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी। आप कह रहे हैं कि आपने नए हॉस्पिटल की नींव। सीधी बात में आपका एक बार, परंतु इतनी सारी घोषणा, मैं फिर घोषणा को चूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद उस शब्द से कुछ लगता है, कुछ ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इन सब घोषणाओं के ऊपर आपने एस्टिमेट किया कि कितने पैसे लगेंगे? शब्द से कुछ लगता है, कुछ ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इन सब घोषणाओं के ऊपर आपने एस्टिमेट किया कि कितने पैसे लगेंगे? जी हाँ, ये देखिए वित्त मंत्रालय अपने आप में हर कदम जो उठाएगा उसका मैं सब की टोटल जितनी घोषणाएं की हैं, क्योंकि जसवंत सिंह जो हैं दानवीर करण की तरह आजकल जो है दान लगे हुए हैं, तो कितना हो गया टोटल अभी तक? मुझे उदाहरण दानवीर करण की तरह आजकल जो है दान लगे हुए हैं, तो कितना हो गया टोटल अभी तक? दान नहीं है, दान नहीं है और ये घोषणाएं मात्र नहीं है। और आप इनमें अंतर कुछ ऐसे हैं खर्चे की बात कर रहे हैं जो सरकारी खर्च के तहत अस्पताल जो बनेंगे वो सरकारी खर्चे से बनेंगे। खर्चे की बात नहीं, तो जो खर्चे के, अब जैसे दूसरे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग फंड की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये सब जो है ये बजट से कितने हजार करोड़ खर्च, और इनके लिए जो साधन है उसके लिए हमने जो भी घोषणाएं आपने की हैं, जो भी प्रोग्राम आपने बनाए हैं, किस चीज बजट जो भी घोषणाएं आपने की हैं, जो अब जब आप बृहद रूप से, क्योंकि मैंने जब समझाया आपको बजटरी एक्सपेंडिचर कितना है, बजटरी एक्सपेंडिचर और कुछ बजट से बाहर की व्यवस्था है, तो आप वो आपको बजट मिल गया। उसमें वास्तव में जो हमारा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है उसके तहत करीब 11,000 करोड़ से ऊपर की बचत हुई है। फिस्कल डेफिसिट पहली बार इतने सालों बाद 4.8। आम जनता को ये बातें हम और आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आम जनता की पूछना चाहती है कि जैसे एम्प्लॉइज को आपने डीए मर्ज कर दिया, उसके ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे सरकार की? नहीं, शिकायत नहीं, बस पूछना चाहता हूँ कितने पैसे। जैसे एम्प्लॉइज को आपने डीए मर्ज कर दिया, उसके ऊपर कितने पैसे खर्च? आपको शिकायत है क्या उससे? नहीं, शिकायत नहीं, बस पूछना चाहता हूँ कितने पैसे खर्च। फिर क्योंकि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं सीधी बात के जरिए, तो फिर आप ही बोले, मैं सुन ले। नहीं, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को क्या बता दीजिए कि कितना पैसा खर्च होगा इन चीजों पे। वो आप परसेंटेज जो बता रहे हैं मेरे को इतनी समझ आती नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। नहीं, ये आपका जो शैलेश है ये अब इतना सतही है कि ये तो किसी को नहीं समझा पाए। हाँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एम्प्लॉयज की अगर कम हो गया 1600 करोड़ 1500 करोड़, मैं समझाऊं, आप सुने तो मैं समझाऊं। बोलिए। जहाँ डीए मर्जर का है
मैं सोचता हूं जो सरकारी अफसर है उसको इतना ही अधिकार है आज की प्रगति का भागीदार होने का इतना आपको है। आपकी जो तनख्वाह है अभी, आप इसमें सीधी बात में आज तक में इंडिया टुडे में जो तनख्वाह पाते हैं, बड़ी भी है आपकी तनख्वाह, तो सरकारी मैं अफसर काम नहीं करूँ तो निकाल दिया जाता हूँ। आपके यहाँ तो काम नहीं करने के बाद भी डीए मर्ज हो जाता है। नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। तो सरकार में ये सरकार आपकी भी है, ये देश आपका भी है। इतनी दूरी मत बढ़ाइए। 50% जो डीए है उसमें करीब 60% पेंशनर्स का है, तो इसका जो लाभ होगा 60% तो पेंशनर्स को होगा, और साल का जो पूरा बिल आएगा इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों का वो मेरे हिसाब से करीब 3,500 से 4,000 करोड़ का होगा। पर उसमें साथ साथ कुछ स्तर के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाने से टैक्स भी बढ़ जाएगा। आपको लगता नहीं कि इसका प्रभाव राज्यों पर भी पड़ेगा? उनको भी लगभग इतने ही कि ये 5वें पे कमीशन का था। अगर प्रगति हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो जो रियल इनकम में हम सबकी प्रिजर्व करने में लगे हैं, तो जो केंद्रीय कर्मचारी है उसका क्या दोष है? उसकी क्यों नहीं रियल इनकम बचाई है? ये आपका पॉलिटिकल बजट था कि नहीं था? आप मुझे ये बता दीजिए, पहले तो मैं इसका समझ लूं, आप जानना क्या चाहते हैं? जानना चाहता हूं कि जो खर्चा, जो आपका बजट होता है, इंटरनल बजट जिसको आपने प्रपोज किया है, पहले तो उसके ऊपर डिबेट ज्यादा हो जाएगी, उसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है, कि जो आपने फील गुड फैक्टर जो है उसके लिए जो भी घोषणाएं आपने की हैं, उसकी इनकम जो है आपको लगता आएगी? आपने कहा कि डेफिसिट कम किया हमने, स्पेसिफिक आइटम आपने बताया नहीं कहां से आएगी। मैं बता रहा हूं, कस्टम्स में बताया, ये क्या स्पेसिफिक नहीं है? नहीं, कस्टम्स कौन सी आइटम? कस्टम्स जब वॉल्यूम बढ़ेगा, यही उदाहरण पिछले साल का दिया हमने, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, आइटम का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, वॉल्यूम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका? मैं कह चुका हूं, कोई तीसरी चौथी बार कह रहा हूं। मतलब वही स्पेसिफिक दोबारा रिपीट करवा रहा हूं मैं अपने व्यूअर्स के लिए कि आप वॉल्यूम से रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ड्यूटी बढ़ाने से नहीं कर रहे हैं। एनीवे, उसको छोड़िए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपने एक बार पिछले इंटरव्यू मेरे को कहा था कि पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। जी नहीं, इंडिया टुडे में आपने नहीं, वो दूसरी बात है। आप उसको जो किसी और संदर्भ में कोई बात की हुई हो, उसको इस तरह से आप उद्धृत मत कीजिए। नहीं, आपसे मैंने पूछा था कि आपने एग्रीकल्चरल के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया? इस रेफरेंस में मैंने बातचीत जो की तो उसने कहा थी, अभी आपने कब की बात कर, बजट पिछले साल के बजट के बाद में। हाँ, तो संदर्भ दूसरा था। तो ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए बजट है कि नहीं है? नहीं, इस संदर्भ में ले लेते हैं हम, उसको छोड़ जाइए आप। तो आपने उल्लेख किया इसलिए उस पर टिप्पणी करना जरूरी था। तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी का बजट है कि नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल, आप मुझे ये बता दीजिए, कौन सी अर्थनीति में राजनीति का पुट नहीं होता? आपके प्रश्न में राजनीति का पुट है? हाँ, राजनीतिक है, क्योंकि राजनीतिक बजट है आपका। नहीं, आपका प्रश्न, आपका कार्यक्रम तो राजनीतिक नहीं है। नहीं, राजनीति क्या, जब व्यूअर के लिए काम करते हैं, क्योंकि राजनीति आप राजनीति में, मैं कह रहा हूँ कि आप राजनीति में है कि नहीं है? कौन सी अर्थनीति है मुझे बता दीजिए जिसमें राजनीति का पुट नहीं है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आर्थिक घोषणा पत्र में राजनीतिक विचार नहीं रखती? कौन सा बजट सन 52 से लेकर आज तक है जिसके अर्थनीति के साथ राजनीति का पुट नहीं होता? इस बजट में राजनीति हावी थी या अर्थनीति? बिल्कुल नहीं, कोई हावी नहीं। यथार्थ का बजट है, आज की आवश्यकताओं के अनुसार है, जो देश जिस प्रगति के रास्ते पर है, उद्योग, अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, कृषि, हरेक को उचित दर में सहायता, हरेक को उचित दर में प्रोत्साहन। क्योंकि यदि 8% जीडीपी की बढ़त हुई है तो केवल घर बैठे नहीं हुई है, किसी योजना से हुई है। तो आपको लगता है पूरा अर्थनीति से गाइडेड बजट है, इसमें कोई नहीं? चुनाव जीतने के लिए कोई बजट? ये मैं जब कह चुका हूं, फिर आप उल्टा उसको पकड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कौन से बजट में विशुद्ध अर्थशास्त्रियों का बजट एक गिना दीजिए सन 52 से। तो आप मैं वही दोबारा आप इसको आप उसको फिर कह रहे हैं कि इसमें कौन सा भारी है? सब बराबरी के, सब पुट जो हैं उसमें यथार्थ का पुट है सबसे ज्यादा, और देश के अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से प्रगति के रास्ते पर चलाए रखने। वैसे एक बात आपसे पूछ लूं आखिरी,
पूछे तो सीधा ठीक से पूछे कि अगर आपको अपने यथार्थ का फुट इसमें याद है, तो आपको लगता नहीं है कि आप चुनाव में जाके लड़ें और इसको प्रूव करें? खुद भी लड़ेंगे चुनाव लोकसभा का? वो हमारे नेताओं पर है। वो मुझे कहेंगे कि तुम्हें चुनाव लड़ना, मैं चुनाव लड़ूंगा, और जो कहेंगे नहीं इसी काम पे रहो, तो मैं इस काम पे रहूंगा। एक बार भैरव सिंह शेखावत जी 96 में चुनाव में प्रचार कर रहे थे आपके साथ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आप इनको चुनिए, इनको हम देश का वित्त मंत्री बनाएंगे, एक जगह ये भी कहा था उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपको लगता है वो सपना उनका अधूरा रह गया, वो खुद उपराष्ट्रपति बन गए? नहीं, आप भैरव सिंह जी से क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, आपसे आपको लगता है कि नहीं, ये तो याद होगा आप? ये नहीं, मुझे वास्तव में याद भी नहीं, और ये तो कोई अर्थ का सवाल भी नहीं है। तो आप भैरव सिंह जी से परिचित हैं, उनसे पूछिए। आपने 3 इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैंडल की हैं। आप रहे डिफेंस मिनिस्टर, आप रहे फाइनेंस मिनिस्टर, आप फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, सब में अपनी छाप आपने छोड़ी है। आपको लगता है किस में प्रेशर आपको ज्यादा पड़ा? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेशर होते हैं, भिन्न भिन्न चुनौतियां हैं। यहाँ की प्राथमिकताएं अलग हैं, विदेश मंत्रालय की प्राथमिकताएं दूसरी, रक्षा की बिल्कुल ही भिन्न। तो किसी एक ही तराजू में सब प्रेशर को तोल के नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री आपको ये ऑप्शन दे कि नेक्स्ट टाइम चुनने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट आप पसंद करेंगे? ये मैं भविष्य पे छोड़ूंगा। नहीं, वो आपके ऊपर छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा होता नहीं, प्रजातंत्र में भी नहीं। वापस आएंगे तो आप जो काम छूट गए वो करेंगे? ये आपके प्रश्न में भी कई सारी भविष्यवाणियां हैं। नहीं, आपने उस दिन किसी इंटरव्यू में कहा था कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं आप चुनाव जीत रहे हैं तो जीतने के लिए जाते हैं, आप चुनाव में नहीं, हारने के लिए को नहीं जाता। आपके प्रश्न में भी एक टेढ़ी सी बात है। टेढ़ी सी बात नहीं है, टेढ़े होते। ऐसा कोई इशू है जिसको आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए? मैं वास्तव में कर सुधार के रास्ते और जाना चाहता था, और तेजी से जाना चाहता था। और कर सुधार में जो अभी तक कठिनाइयां नागरिक को महसूस होती हैं, मैं और भी सरलीकरण बहुत कुछ हुआ है, ऐसा मैं जानता हूं, पर इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। अगर ये ईश्वर ने हमको यही काम फिर से दिया, प्रधानमंत्री ने आपको दोबारा चुना वित्त मंत्रालय के लिए और इससे बड़ा काम दे दिया, तो फिर दूसरी बात है। इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय ईमेल के जरिए भी हमको भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।